ब्लू ब्लू कलर। बहुत नमस्कार। आप सबको मेरा नमस्कार। आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, जिसमें हमारे सभी सहकर्मी भाग ले रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से, उन सबके सामने मुझे अपनी बात रखने का जो अवसर आपने प्रदान किया है उसके लिए धन्यवाद। और एक ऐसे विषय पर हम आज बात करने जा रहे हैं जिसके संदर्भ में प्रायः उल्लेख मात्र से एक नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा होती है। मसलन स्त्री भाषा जैसी कोई अलग से कैटेगरी है या नहीं। लोग अमूमन यही कहते सुने जाते हैं कि स्त्री भाषा जैसी क्या चीज़ है। ये पढ़े लिखों की प्रतिक्रिया है, और जो सामान्य प्रतिक्रिया है उसमें तो भाषा का कोई कोटि विभाजन स्वीकार्य है ही नहीं। लेकिन पढ़े लिखे लोगों में जो लगातार चिंतन और विमर्श में संलग्न हैं, उनके यहाँ भी ये संकट है कि वे स्त्री भाषा की कोई अलग से कैटेगरी स्वीकार नहीं करते। बहुत लंबे समय तक ये स्थिति रही है, और उन लोगों के द्वारा भी जो स्त्री के मुद्दों को लेकर या तमाम हाशिए के लोगों के मुद्दों को लेकर लगातार विचार विमर्श करते रहे हैं, वो उनके दमन को, उनके प्रताड़ना के अन्य रूपों को तो सहज स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ इस स्वीकार में भी एक लंबी परंपरा है, जहाँ मतलब आप नवजागरण से भी देख सकते हैं। नवजागरण में हालांकि उसके प्रवाह को, उसकी धारा को और उसके विन्यास को स्त्रीवादी जो विमर्शकार हैं वो खारिज करती हैं, कारण कि वहाँ वो स्त्री विमर्श की धारा या प्रवाह नहीं देख पाती, और उसे मूलतः जो पुंसवादी विमर्श है, खास करके अपर कास्ट हिंदुइज्म का जो पुंसवादी विमर्श है, उसके अंतर्गत ही रखती हैं। लेकिन आप वहाँ भी इस चीज़ का रिकग्निशन, इसकी पहचान देख सकते हैं कि स्त्रियाँ दमित हैं, स्त्रियाँ अलग थलग की गई हैं सामाजिक भूमिकाओं में और तमाम तरह के कार्य विभाजन के जरिए। तो वहाँ भी ये दमन के रूपों की पहचान एक अलग स्थिति है। ये एक मानवीय अपील की तरह है कि भाई किसी का दमन मत करो, जियो और जीने दो, और स्त्री भी मनुष्य है,
इस प्रकार का एक इस अवधारणा है या समझ है जिसमें आप भी बड़े बनते हैं। स्त्रियों को बड़े बनाने के चक्कर में या उनको अपने बराबर का दर्जा, मनुष्य मात्र होने का दर्जा देने के चक्कर में जो दे रहा होता है वो कहीं ना कहीं स्वयं को भी अपग्रेड कर रहा होता है कि देखो वो कितना परोपकारी है, कितना उदार है, कितना बड़े फलक पे सोच पाता है और अपने ज़माने से आगे है, कि वो स्त्रियों को भी मनुष्य होने के लिए कह रहा है और स्त्रियों को भी मनुष्य माने जाने की गुहार कर रहा है, तो और उनके दमन का विरोध कर रहा है। तो दमन के रूपों की पहचान बहुत पहले से मिल जाती है, 100-200 साल या उसके भी पहले स्त्रियों के लेखन में, पुरुषों के लेखन में, उदाहरण के तौर पर या आनुषंगिक प्रसंगों के तौर पर दमन के रूपों की पहचान है। लेकिन भाषा में, चिंतन में, बौद्धिक विमर्श में स्त्री का कोई दमन होता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है, या जो विचार की सरणियाँ हैं जिनके जरिए हम चिंतन की प्रणालियों को विकसित करते हैं, तमाम तरह के डिस्कोर्सेस तय करते हैं, तमाम तरह के डिसिप्लिन की रूपरेखा बनाते हैं, उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं और उसको अध्ययन अध्यापन के अनेक सोपानों तक, यानी चिंतन और दार्शनिक सोपानों तक ले जाते हैं। तो ये तमाम जो सरणियाँ हैं जो भाषा के जरिए चालित हैं, क्या भाषा में भी स्त्री का कोई दमन या उसका किसी तरह का उत्पीड़न या उसे किसी तरह से पीछे ढकेलने की कोई प्रक्रिया साल दर साल और न जाने कितनी शताब्दियों से चली आ रही है, ऐसा सोचने के लिए हम सहज ही तैयार नहीं होते। क्योंकि भाषा की बात आते ही हम मान लेते हैं कि भाषा तो बस भाषा है, भाषा में स्त्री और पुरुष जैसी कोई कोटि नहीं होती। लेकिन अगर आप गंभीरता से देखें तो भाषा के पूरे प्रारूप को ही अगर आप देखें और फिर स्त्री के सामाजिक स्थिति, स्त्री की जो चिंतन और मनन की गुंजाइशें हैं, स्त्री की अभिव्यक्तियां हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि भाषा के साथ किस तरह का विशेष ट्रीटमेंट किया गया है, जहां स्त्री अपने आप एक्सक्लूड कर दी गई है, बहिष्कृत है, या स्त्री के तमाम अनुभव, उसकी अनुभूतियाँ भाषा के अंतर्गत दाखिल ही नहीं होती, या फिर दाखिल होती हैं तो बहुत ही आनुषंगिक रूप से दाखिल होती हैं, जिस पर आप चाहें, आपकी मर्जी, आपकी उदारता, आपका बड़प्पन कि आप तवज्जो दें अथवा ना दें तो आप इसके लिए आपको कोई दोष नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये कोई प्रचलित प्रणाली है नहीं कि भाषा के अंतर्गत हम किसी आइडेंटिटी की, खास करके जेंडर आइडेंटिटी की पहचान करें। तो भाषा का जो स्वरूप है, जिस तरह से गढ़ा गया है, एक डिसिप्लिन के तौर पर या अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पर अगर आप उसको देखें तो भाषा को दो तरह से अमूमन बरता जाता है। मतलब एक तो भाषा जो है वो दुनिया को नामित करने की प्रक्रिया है, यानी दुनिया को हम जैसे देखते समझते हैं, जब हम इस दुनिया में आते हैं और संसार को समझना शुरू करते हैं, सांसारिक जो वस्तुएं हैं उनको नाम देना शुरू करते हैं, उनको उनकी पहचान के साथ जोड़ना शुरू करते हैं, और इस तरह से हम बृहत्तर सामूहिक जो संदर्भ है भाषा का, जातीयता का, वंश, कुल इत्यादि इत्यादि का, इन सब से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम उस भाषा के जरिए उस समूह विशेष से, उस समाज विशेष से, उस भाषा के बोलने वाले विशेष से एक तरह का अपनापा या एक तरह का बंधुत्व हम वहाँ क्रिएट करते हैं, रचते हैं। तो ऐसे में भाषा दुनिया को नामित करने की प्रक्रिया है। और दूसरे स्तर पर अगर हम देखें तो भाषा अभिव्यक्ति की प्रक्रिया भी है, यानी भाषा में भाषा का जन्म क्यों होता है। आप खुद से सवाल करके देखिए कि भाषा का जन्म क्यों, हमें बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम बोलने में अपनी किसी इच्छा को, किसी ज़रूरत या आवश्यकता को अभिव्यक्त करते हैं। और वैसे में भाषा की ज़रूरत हमें संपृक्ति के लिए, दूसरों से
अपने को अभिव्यक्त करने के लिए पढ़ती है। यह जुड़ाव का संबंध भी होता है और संलग्नता का संबंध भी होता है। तो भाषा के जो मूल प्रकार्य हैं, यानी दुनिया को पहचानना, दुनिया को समझना और एक कंसेप्चुअलाइज करना, नामित करना, नेमिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये करना कि दुनिया को नाम देना। हम वस्तुओं को, संसार को, सांसारिक गतिविधियों को, तमाम तरह की प्राकृतिक और जागतिक गतिविधियों को नाम देना सीखते हैं भाषा के जरिए, और साथ ही साथ अपनी ज़रूरतों को अभिव्यक्त करना भी सीखते हैं भाषा के जरिए। ऐसी स्थिति में आप देखें कि भाषा चाहना का विषय भी है, यानी इच्छा और ज़रूरत, आवश्यकता और चाह, ये सब चीज़ें भाषा में अभिव्यक्त होती हैं। अब थोड़ा सा ठहर कर देखें कि भाषा की व्याख्या जिस तरह से हमारे विद्वानों ने की है, उसमें तो हम भाषा एक यादृच्छिक व्यवस्था है, और यादृच्छिक व्यवस्था होने के कारण भाषा में हम जिस तरह से संसार को नामित करते हैं, वह कोई ठोस और अंतिम नियम नहीं है। वो बदला जा सकता है और बहुत बार बदला गया है। इसी तरह से भाषा का विकास होता है। तो यादृच्छिक संकल्पनाओं का जो एक संरचना जो भाषा के जरिए चलती है, यादृच्छिक का अर्थ ही है इच्छित या मनमाना या स्वैच्छिक, जैसा हम चाहें। तो जाहिर है कि ये जो चाहना है, मतलब हम जैसा चाहें, इस हम में स्त्री शामिल है या नहीं, इसकी पड़ताल की जानी चाहिए। ये हम कौन है? हम मान लेते हैं कि हम में तमाम मनुष्य जाति शामिल है, और जब हम मनुष्य जाति कहते हैं तो अलग से फिर स्त्री कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम मान लेते हैं कि मनुष्य जाति का अर्थ है स्त्री भी उसमें शामिल है। लेकिन ज़रा मेरे इसी वाक्य को ध्यान से देखिए, मैं कह रही हूँ मनुष्य जाति का अर्थ है कि स्त्री भी उसमें शामिल है। ये जो भी है, ये स्त्री के का शामिल होना, मतलब वह भी शामिल है, वह ही शामिल नहीं है, वह भी शामिल है। लेकिन वह भी शामिल है तो जाहिर है कि कोई एक चीज़ और है जो प्रमुखतः शामिल है, और बाकी सब चीज़ें भी हैं। स्त्री भी है, अन्य दलित वंचित जातियां भी हैं, समूह भी हैं, उनके सामुदायिक जो अनुभूतियां हैं वह भी हैं। लेकिन मुख्य अनुभूति, मुख्य समूह, मुख्य भाषा कोई और है, किसी और की है। स्त्रीवादी भाषा विमर्शकार, स्त्रीवादी लेखिकाएं इसी चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि आखिर भाषिक संकल्पनाओं में वह मुख्य भाषा, वह मुख्य अभिव्यक्ति किसकी है। जाहिर है कि स्त्रीवादी सिद्धांतकारों को, विमर्शकारों को इसमें कोई संदेह नहीं है, और ना ही वो किसी भ्रम का शिकार हैं कि यह जो मुख्य अभिव्यक्ति है और मुख्य भाषा है ये किसकी है। उनके लिए बहुत स्पष्ट है कि यह जो मुख्य भाषा है दरअसल वह पितृसत्ता की और पुरुषों की है। और पुरुषों से अर्थ ये नहीं है कि केवल पुरुष वे जो लिंग विशेष के हैं, नहीं। पुरुष से अर्थ यह है एक मानसिकता, पुंसवादी मानसिकता, पितृसत्तात्मक मानसिकता। और जाहिर है कि भाषा में जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है वो हजारों हजार साल से एक्टिव है, सक्रिय है। और इसी जगह पर भाषा में बहुत सारे ऐसे लूप होल्स रह जाते हैं, बहुत सारी ऐसी कमियां और खामियां रह जाती हैं जिनको विवेचित करने की ज़रूरत है, जिस पर हमने भाषा के विमर्श के दौरान या भाषा विज्ञान की पढ़ाई के दौरान ध्यान नहीं दिया होता है। अब तक हम सब जिस आयु वर्ग में हैं, आप और हम, ज़रा अपने पीछे स्मृतियों में लौट जाएं और याद करें कि हमने भाषा विज्ञान के तहत क्या पढ़ा था, या इतिहास की पुस्तकों में हमने क्या पढ़ा था, या व्याकरण की पुस्तकों में हमने क्या पढ़ा था। अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा अपनी स्मृति पर जोर देंगे, तो आपको ये समझने, जानने और याद आने में समय नहीं लगेगा कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा ही नहीं था कि स्त्री भाषा जैसी कोई अलग कोटि होती है। हाँ, ये ज़रूर पढ़ा था कि भाषा का कमज़ोर रूप जो है वो स्त्रियों की भाषा में व्यक्त होता है। हमने ये ज़रूर पढ़ा है कि नाटकों में, संस्कृत नाटकों में जो दास दासियां हैं, जो विदूषक हैं और जो स्त्रियां हैं, वो संस्कृत नहीं बोलती, वो कुछ और बोलती हैं, पाली बोलती हैं, प्राकृत बोलती हैं, या देशज भाषाओं का इस्तेमाल करती हैं, संस्कृत नहीं बोलती। हमने ये भी पढ़ा
कि इतिहास के 20-25 साल के जो अपनी आयु है, जहाँ तक हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऊंची से ऊंची उपाधि और डिग्री प्राप्त करते हैं, वहाँ तक इतिहास की पुस्तकों में हमने जो कुछ पढ़ा उसमें वीरत्व की गाथाएं, इतिहास निर्माण की चेष्टाएं, संस्कृतियों के विकास क्रम के प्रयास, संस्कृतियों के उत्थान के प्रयास स्त्रियों ने नहीं किए। जो कुछ किए राजा महाराजाओं ने किया। कुछ एक स्त्रियां, कुछ एक साम्राज्ञियां अपवाद स्वरूप आ जाती हैं, कुछ एक महिलाओं का उल्लेख अपवाद स्वरूप आ जाता है। हमने साहित्य की पुस्तकें जो पढ़ी, हमने देखा वहाँ की स्त्रियां बड़ी कोमल हैं, स्त्रियां सौंदर्य का आधार हैं, स्त्रियां जो हैं वो जितने भी करुण, मसृण, जितने भी अच्छे भाव हो सकते हैं उन सब का आधार है, लेकिन वो कोमलांगी हैं, वो रमणीय हैं, वो कठोर वचन या कठोर काम करने के लायक नहीं हैं, वो सुकुमार हैं। सिया के साथ तो सुकुमारी शब्द ही जोड़कर बोलते हैं हम। तो हमारी जितनी पुस्तकें हैं ज्ञान विज्ञान की, वो सब हमें सिखाती हैं कि स्त्रियां संसार में, समाज में हैं तो सही, लेकिन कैसे? एक उच्छिष्ट की तरह। वो सब जगह हैं और कहीं नहीं है। ये एक अद्भुत स्थिति है। तो भाषा के संदर्भ में देखिए, हम ज्ञान विज्ञान और अनुशासन की पुस्तकों को क्वेश्चन नहीं कर सकते अगर हम भाषा को क्वेश्चन नहीं करें, क्योंकि भाषा के आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं कि स्त्री भाषा अनुभूति के ओझल पक्ष, ये विषय मैंने जानबूझकर चुना था। कारण कि स्त्रियां जब लिखती हैं या बोलती हैं तो अमूमन ये कहा जाता है कि स्त्री अनुभूति की भाषा बोलती है, वो हृदय से बोलती है। श्रद्धा को याद कीजिए, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, वो हृदय की बात है। लेकिन सवाल उठता है कि ये जो तुमुल कोलाहल कलह है, इसका कोई महत्व है कि नहीं? इससे कुछ बनता बिगड़ता है कि नहीं? कि हृदय की बात जो कभी भी खो जाए, कभी भी जिसे परे ढकेल दिया जाए, सिर्फ उतने भर से स्त्री के अस्तित्व को नत्थी कर दिया जाता है। तो ये जो अनुभूति की बात है, मैंने जानबूझकर चुना था कि भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक विचार का, एक अनुभूति का। तो विचार के पक्ष में अगर अनुभूति का पक्ष शामिल ना हो, या फिर कुछ अनुभूतियों को सेलेक्टिव तरीके से बाहर कर दिया जाए, उन्हें विचार की भाषा में तब्दील होने ही ना दिया जाए, तो वैसी स्थिति में भाषा का कोई एक संकल्पनात्मक या व्यवहारिक रूप नहीं बनता। तो ये हमारे विचार का विषय होना चाहिए। अब अच्छा, भाषा बनती कैसे है? कोई भी भाषा या संसार की किसी भी भाषा के निर्माण की प्रक्रिया को आप देखें तो जाहिर है कि भाषा के निर्माण की जो स्थितियां मैंने बताई कि भाषा हम अपनी किसी न किसी ज़रूरत को अभिव्यक्त करने के लिए बोलते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, चाहे वो चित्र भाषा हो या बोलने की भाषा हो या लिखित भाषा हो। और ये जो क्रम है, चित्र भाषा, वाचिक भाषा और लिखित भाषा, ये उत्तरोत्तर जटिल होती चली जाती है। लिखित भाषा में भाषिक संकल्पनाएं और अभिव्यक्तियों के स्वरूप बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं, तुलनात्मक तौर पर वाचिक और चित्र भाषा के या ध्वनि भाषा के। तो उस तरह से अगर आप देखें तो भाषा के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आरंभ कहाँ से होती है? भाषा के निर्माण की प्रक्रिया श्रम के जो तमाम रूप हैं, जो सामूहिक श्रम के रूप हो सकते हैं, व्यक्तिगत श्रम के रूप हो सकते हैं, इन तमाम रूपों के जरिए भाषा के निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ होता है। यानी मनुष्य किसी न किसी श्रम के दौरान जिस अनुभव को अर्जित करता है, वह उस अनुभव को अन्य लोगों में बांटना चाहता है, या अपने करीबी लोगों को जो उसके संपर्क में हैं, ऐसे लोगों को वो बताना चाहता है कि उसने यह काम किया और उसका नतीजा ये रहा, और उस अनुभव को वो बांटना चाहता है, दूसरों को बताना चाहता है। और मानव सभ्यता के विकास में इस अनुभव के बांटने की प्रक्रिया का बहुत बड़ा अवदान है। अगर एक हमारे आदिम पुरखे ने हमें ना बताया होता कि दो पत्थर को रगड़ने से आग निकलती है, और उस अनुभव को चाहे वो बोलकर, चाहे उसने दिखाकर, चाहे उसने
पत्थरों पर चित्र उकेरकर अथवा किसी और तरीके से अपने परवर्ती लोगों को या समवर्ती लोगों को नहीं बताया होता तो ये जो सभ्यता के विकास का क्रम है ये आगे बढ़ ही नहीं पाता। सभ्यता अंततः संचित अनुभव का ही दूसरा नाम है। उसमें सामाजिक अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव, तमाम तरह के अनुभव संचित रहते हैं और वो एक तरह से उस अनुभव के आधार पर ही मानव सभ्यता सीखती है और आगे विकास करती है। तो भाषा का निर्माण श्रम के विकास की प्रक्रिया में होता है, ये असंदिग्ध है, ये तय है। लेकिन यही एक सवाल उठता है कि क्या श्रम के निर्माण की प्रक्रिया में स्त्री की कभी कोई भूमिका रही या नहीं रही। जाहिर है आप सब कहेंगे कि जब मनुष्य की भूमिका है तो स्त्री की भी भूमिका होगी। जाहिर है हम भी मानते हैं कि स्त्री की भूमिका अवश्य रही होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि जब अस्तित्व की ही लड़ाई हो, जिंदा रहने की लड़ाई हो, उस वक्त स्त्रियां उस लड़ाई में किसी भी तरह से छूट जाएं या बाहर रहें या अपनी भागीदारी ना करें। श्रम के तमाम कोमल और कठोर रूपों में स्त्रियों ने अपनी भागीदारी की है। तो जाहिर है कि श्रम के इस पूरी प्रक्रिया में स्त्रियां शामिल रही हैं। फिर अगर शामिल रही है तो जो भाषा के निर्माण की स्थितियां हैं या भाषा के जो नियम बनाए गए या भाषा के जो व्याकरण और उसके लिखित रूप बनाए गए, उन सब में स्त्रियों के साथ इतना भेदभाव या उनको परे ढकेलने का काम क्यों किया गया। भाषा में, लिखित भाषा के अर्थ, यहीं से शुरू करें, नामकरण, अर्थ और उसका व्यवहार, फिर व्याकरण इत्यादि, इन तमाम रूपों में स्त्रियों के साथ एक खास तरह का भेदभाव क्यों किया गया। देखिए, किसी भी तरह का सामाजिक स्तरीकरण घटित हो उसके पहले एक स्तरीकरण समाज के अस्तित्व के साथ ही घटित हुआ है। वह है स्त्री और पुरुष का। स्त्री और पुरुष दो अलग अलग एंटिटी हैं, दो अलग अलग सत्ताएं हैं। ये समाज के विकास के आरंभिक दर्जे से ही नोटिस किया गया है और ऐसे में स्त्री और पुरुष के जो अनुभव हैं वे अगर साझे सामूहिक श्रम के अनुभव हैं तो उन अनुभवों को समान रूप से भाषा में दर्ज होना चाहिए। आप किसी भी भाषा को उठाकर देख लें, उसमें आपको ये चीज़ गायब मिलेगी कि स्त्रियों के अनुभव, उनके बात और व्यवहार के तमाम रूप प्रमुखता से आपको दर्ज मिले। ये चीज़ गायब मिलेगी। यानी स्त्रियों के द्वारा व्यवहृत जो तमाम भाषिक रूप हैं, शब्द हैं, नामकरण के पारिभाषिक शब्द हैं, ये इन तमाम शब्दों को मान लिया जाता है कि स्त्री और पुरुष समान तौर पर व्यवहार करते हैं। लेकिन फिर भाषा के जितने भदेस रूप हैं, इससे भाषा समझ में नहीं आती। अगर हम यही मान लें कि भाषा के रूप को स्त्री और पुरुष एक ही तरह से व्यवहार करते हैं और भाषा के व्याकरण और भाषा के लिखित रूप तक ही अपने को सीमित रखें और बहुत सारी चीज़ों को देखकर भी ना देखना चाहें, तो इससे भाषा समझ में नहीं आती। भाषा आपको समझ में तब आएगी जब आप ये देखेंगे कि स्त्रियों की अनुभूति के, उनके द्वारा दिए गए नामकरण इत्यादि के कितने शब्द आपके भाषा और भाषिक व्यवहार में हैं। भाषा आपको समझ में तब आएगी जब आप ये देखेंगे कि भाषा के जो भदेस रूप हैं, यानी जिसे हम शिष्ट भाषा और चलती भाषा कहते हैं, तो चलती भाषा के तमाम रूपों में जहाँ भदेसपन होता है, जहाँ वो शिष्ट भाषा से, साहित्यिक भाषा से अलग भाषा होती है, व्यवहार की भाषा होती है, उस भाषा में स्त्री के साथ और आपके तमाम जो नकारात्मक भावनाएं हैं उनके साथ व्यवहार करने के लिए हम भाषा के किन रूपों को चुनते हैं। जब आप भाषा को यहाँ से देखना शुरू करेंगे, भाषा की पॉजिटिविटी से अगर आप भाषा की व्याख्या करना चाहेंगे तो बहुत सारी बातें आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हम लोगों ने भाषा के उसी शिष्ट रूप को पढ़ा है, जाना है और अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं।
लेकिन भाषा के भदेश रूप को अगर आप देखें, उसके ग्रामीण रूप को अगर आप देखें, उसके चलती भाषा के रूप को अगर आप देखें, तो वहाँ आप देख पाएंगी कि एक पूरा शास्त्र है जो शिष्ट भाषा के समानांतर खड़ा है। और उस शास्त्र के जरिए आपको ये पता चलता है कि दरअसल जितनी नकारात्मक, हीनतामूलक और निषेधात्मक भाषा है या नाम है या क्रिया शब्द हैं या अपमानजनक शब्द हैं या हीनता बोधक शब्द हैं, वे सब के सब किसी न किसी तरह से उन लोगों को केंद्रित करके बनाए गए हैं जो भाषा के निर्माण के संदर्भ में, उन संबंधों में, भाषा के उत्पादन के संबंधों में वर्चस्व के केंद्र से जुड़े हुए नहीं थे। और तब आप आसानी से समझ सकते हैं कि भाषा में जो ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, इनका उत्स सामाजिक मानसिकता का कौन सा रूप है, खास करके स्त्रियों के संदर्भ में। इसी अर्थ में मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगी कि श्रम के आरंभिक दौर में स्त्रियों ने भी अपने अर्थ निर्मित किए होंगे। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों ने अर्थ निर्मित नहीं किया होगा, ज़रूर किया होगा, लेकिन अर्थ का निर्माण और उस अर्थ को स्थापित करना, वह करने की ताकत या पोजीशन स्त्रियों की शायद पुरुषों की तुलना में नहीं रही होगी, क्योंकि अर्थ का निर्माण करना और उस हैसियत में भी होना कि उस अर्थ को सामाजिक मान्यता मिल सके, ये दो चीज़ें हैं। हैसियत को तय करने वाली जगह सामाजिक संरचनाएं हैं, जिसमें हम स्त्री और पुरुष के अजीब संबंध देखते हैं, जहाँ स्त्री होने मात्र से कोई कमज़ोर होता है और पुरुष होने मात्र से कोई ताकतवर हो जाता है। तो ये जो अद्भुत संबंध हैं स्त्री पुरुष के, उसमें ये चीज़ साफ दिखाई देती है। अगर भाषा के स्वरूप और संरचना का अध्ययन करें तो ये चीज़ साफ दिखाई देती है कि स्त्रियों ने जाहिर है अपने अर्थ निर्मित किए होंगे, लेकिन वे कभी भी शायद इस स्थिति में नहीं रहीं कि अपने द्वारा निर्मित अर्थ को सामाजिक मान्यता भी दिला पाएँ। और ऐसे में उनके द्वारा निर्मित अर्थ बहुत जल्दी ही कुछ समय तक चलकर फिर अप्रचलित हो गए या गायब कर दिए गए या साइलेंट कर दिए गए। और एक चीज़ और भी है, मैंने आपसे बात शुरू की थी विचार और अनुभूति की, यानी भाषा का जो मुख्य कार्य है वो विचार और अनुभूति का है। आप जरा इसको थोड़ा, इस पर हिंदी में बहुत किताबें मिलेंगी। डॉक्टर नगेंद्र की एक किताब ही है विचार और अनुभूति के नाम से, जो उनके निबंधों का संग्रह है, बड़ा दिलचस्प है। आप जरा देखिए कि विचार और अनुभूति ये दो कैटेगरी हैं, और विचार की कैटेगरी और अनुभूति की कैटेगरी मोटे तौर पर अगर आप और इसको थोड़ा सा पॉइंटेड तरीके से देखने की कोशिश करें तो विचार की कैटेगरी पुरुषों की कैटेगरी, अनुभूति की कैटेगरी महिलाओं की कैटेगरी। और विचार सार्वजनिक क्षेत्र, अनुभूति निजी क्षेत्र। यानी ये जो विचार है, यानी भाषा के दो स्तर हैं विचार और अनुभूति के। विचार बनता कहाँ है, ज़रा सोचिए। विचार घर के अंदर बनता है निश्चित तौर पर, लेकिन विचार स्थापित घर के अंदर नहीं होता। विचार स्थापित होता है घर के अंदर, स्थापित होगा तो बहुत छोटा सा दायरा होगा, लेकिन विचार सार्वजनिक स्पेस में स्थापित होता है, फिर वो नॉर्म बन जाता है, नियम बन जाता है। तो स्त्रियों के लिए आप जरा इस सार्वजनिक स्पेस के परत को खोल कर देखिए कि आपने स्त्रियों के लिए जिस तरह के पालन पोषण का विधान तय किया है, उसमें स्त्रियों के लिए सार्वजनिक स्पेस में कितनी जगह दी है आपने। सार्वजनिक स्पेस को आमतौर पर स्त्री का स्पेस तो माना ही नहीं जाता, वो पुरुष का स्पेस है। और स्त्रियों के लिए जरा और थोड़ा सा मैं बिल्कुल घरेलू आपको उदाहरण दूं, स्त्रियों के लिए आप क्या मानते हैं कि स्त्री की जगह घर है, और जैसे आप बचपन से देखें तो स्त्री और पुरुष का बचपन में घर में जिस तरह से लड़का और लड़की का पालन पोषण होता है, तो आरंभ में छोटी लड़की और छोटे लड़के में कोई बहुत अंतर नहीं होता।
माता पिता भी नहीं करते, परिवारीजन भी नहीं करते, और स्वयं बच्चे भी इस चीज़ से अनभिज्ञ होते हैं कि वो लड़का है या लड़की, उन्हें किस प्रकार का व्यवहार लड़का होने के कारण करना चाहिए और किस प्रकार का व्यवहार लड़की होने के कारण करना चाहिए, ये बच्चे भी नहीं जानते। तो एक जैसा व्यवहार करते हैं, एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जैसे खेल खेलते हैं, लेकिन वो आप देखिए कि अमूमन 10-12 साल की लड़की, 10-12 साल तक लड़का और लड़की अगर है घर में, तो लड़की के लिए कहा जाएगा बहुत बोलती है। लड़कियां बोलना जल्दी सीखती हैं, ये सामान्य बात है। लड़कों की तुलना में देखा गया है कि बड़े पैमाने पर लड़कों की तुलना में लड़कियां बोलना जल्दी सीखती हैं, और अन्य कार्य बाद में। तो लड़कियां बोलती बहुत हैं, बचपन से लेकर किशोरावस्था तक बोलती बहुत हैं, उनके बोलने में कोई कमी नहीं होती। लेकिन फिर किशोरावस्था की दहलीज पर आते आते आप उसे सिखाने लग जाते हैं कि बोलना बंद करो, क्योंकि ज़्यादा बोलना लड़की के लिए अच्छा नहीं है। और सार्वजनिक स्पेस जहाँ बोलने से ही जगह बनती है, उन जगहों को स्त्री के लिए बाधित किया जाता है, क्योंकि घर में ट्रेनिंग दी जाती है कि आप बाहर नहीं बोलेंगी, आप चुप रहेंगी, अपनी भावनाओं को दबाना सीखेंगी, अच्छे बुरे के प्रति रिएक्ट करने की स्थितियों में आप शांत रहना सीखेंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई चीज़ बुरी लगी तो आप तत्काल रिएक्ट करें, प्रतिक्रिया ना दें। यानी क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पर विचार का जन्म होता है, विमर्श का आरंभ होता है, लेकिन आप स्त्री को सिखाते हैं कि वह बोलना बंद करे, वह कम से कम बोले, क्रिया की प्रतिक्रिया न करे, और ऐसा करने से उसे अच्छी स्त्री नहीं माना जाएगा। बहुत बोलने वाली स्त्री को घरेलू स्त्री नहीं मानते। और ऐसे में जो सार्वजनिक स्पेस है, जो वक्तृता का क्षेत्र है, सार्वजनिक स्पेस हमेशा से बर्ताव और वक्तृता का क्षेत्र रहा है, सामाजिक बर्ताव और सामाजिक वक्तृता का क्षेत्र रहा है। वैसे में अगर आप स्त्री की ट्रेनिंग ही इस तरह से करते हैं कि आप उसे घर के अंदर ये शिक्षा देकर बड़ी करते हैं कि उसे बोलना नहीं है, तो वह सामाजिक गतिविधियों में अगर उपस्थित भी है, सशरीर उपस्थित भी है, तो वह बोलती नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के पहले विश्व भारती शांति निकेतन में पढ़ाती थी, और मेरे वहाँ जाने से पहले 2 महिला शिक्षिकाएं और भी थीं। हमारी बोर्ड ऑफ रिसर्च कमेटी या बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग होती थी, जिसमें हम सारे अध्यापक उपस्थित होते थे। हमारे अध्यक्ष महोदय जो भी उस कुर्सी पे बैठता था, वह जो एजेंडा होता था उसे पढ़ देता था, और वो एक आध पुरुष सहकर्मी उस पर अपनी राय रखते थे। चूँकि वो पहले से बात करके आते थे, तो वो कन्विंस होते थे एक दूसरे से, तो वो कुछ वहाँ टीका टिप्पणी कर लेते थे, और स्त्रियां प्रायः चुप रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी, और उनकी भूमिका को स्वीकृत और सहमत माना जाता था। बहुत बाद में मुझे लगा, चूँकि मैं पहले से परिचित नहीं होती थी, और ना मेरी आज भी वो आदत नहीं है कि मैं पीछे से बात करके पूछूं कि इस मामले में अगले दिन क्या करना है, जो कुछ होना है सामने होना है। तो वैसी स्थिति में मुझे चूँकि पहले से कुछ नहीं पता होता था, तो मैंने बोलना शुरू किया, अपनी राय रखनी शुरू की। तो पहली बार कोई स्त्री वहाँ बोली, और उसके बाद फिर तो ये सिलसिला चल पड़ा, और जो हमारी सहकर्मी थी वो भी बोलना शुरू, उन लोगों ने भी बोलना शुरू किया, पुरुषों ने भी बहस करनी शुरू की, और एक तरह से मान लिया गया कि वो जो कुछ पहले से तय करके आएंगे वो वैसे ही निर्विवाद या बिना बातचीत के पास या स्वीकृत नहीं मान लिया जाएगा। तो ये जो स्थिति है कि हम सार्वजनिक स्पेस में उपस्थित तो हैं, लेकिन हम बोल नहीं रहे, क्योंकि बोलने का क्षेत्र जो है वो हमसे छीन लिया गया है, और ये कहा गया है कि हम बोलेंगे तो हमारे बारे में एक धारणा समाज में बन जाएगी, अच्छे या बुरे की। और ज़्यादातर बोलने वाली स्त्रियों की के बारे में जो धारणा बनती है वो बुरी स्त्रियों की बनती है, या वाचाल स्त्री की बनती है, अथवा तर्क करने वाली स्त्री की बनती है, बहुत बकबक करती है। इस तरह के शब्द आपको सुनने का अभ्यास होगा। ये शब्द अमूमन स्त्रियों के प्रति, या फिर इस तरह की टिप्पणियाँ कि अरे वो तो बहुत तर्क करती है, बहुत एकदम से पागल है, या पता नहीं उसको, उस बोलने वाली स्त्री के व्यक्तित्व को न जाने किन किन चीज़ों से, उसके निजी जीवन के भी बहुत सारे
अभाव, कमी या समृद्धि कुछ भी चीज़ के साथ जोड़कर एक गाली या हेय तरीके के भाव के साथ नति करके रख दिया जाता है। तो वक्तृता का क्षेत्र जो कि सार्वजनिक स्पेस का क्षेत्र है, वह स्त्रियों से किसी न किसी तरह से छीना जाता रहा है। और वक्तृता या सार्वजनिक स्पेस के क्षेत्र में ही, विचार के क्षेत्र में ही भाषा का निर्माण होता है। विचार और चिंतन की भाषा हमेशा अलग रहती है। चिंतन की भाषा वो भाषा नहीं है जिस भाषा में हम आप बातचीत करते हैं। चिंतन की भाषा एक सुचिंतित, संश्लिष्ट और जटिल मानसिक प्रक्रिया के तहत गुजरकर शक्ल लेती है। और उस जटिल मानसिक प्रक्रिया में स्त्रियों की भागीदारी किस तरह से न्यूनतम हो या ना हो, या बिल्कुल अदृश्य रूप में थोड़ी बहुत उपस्थिति के साथ दिखाई पड़े, इसको सुनिश्चित किया है हमारे सामाजिक विकास के क्रम में पितृसत्ता के वर्चस्व ने। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, हजारों साल का इतिहास है। हिंदी भाषा के इतिहास को ही अगर आप लें तो कितने साल का इतिहास है? 11वीं शताब्दी ईस्वी से हिंदी भाषा का आरंभ मानते। आदिकाल का आरंभ आपका 1000वीं ईस्वी से होता है, उसके पहले हिंदी भाषा का आरंभ आप मानते हैं। अमीर खुसरो आपके पहले कवि हैं हिंदी के। तो खड़ी बोली हिंदी या हिंदी के, जो भी कहिए आप। तो ये जो स्थिति है, कुल मिला के मोटी बात यह है, इस पर विवाद है, लेकिन मोटी बात यह है कि 1000वीं ईस्वी सदी से हम हिंदी भाषा का विकास मानते हैं। यानी कुल मिलाकर 1000 साल की 1020 साल की हमारी ये भाषा है। तो 1020 साल कोई सभ्यता के इतिहास में कोई कम समय नहीं होता। और इस समय में हमने जिस तरह की भाषा का निर्माण किया है, उसके संदर्भ से अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे स्त्रियां तो सांस्कृतिक उत्पादन के क्षेत्र से बाहर ही रही हैं। आप मुझे बताइए, क्या आदिकाल पढ़ के आपको स्त्री का संसार समझ में आता है? 1000वीं सदी की औरत कैसी थी, क्या सोचती थी, उसके दुख दर्द क्या थे, उसकी सामाजिक भूमिका क्या थी, उसकी सामाजिक अंतरक्रिया क्या थी, सार्वजनिक स्पेस में उसकी जगह कितनी और किस प्रकार की थी, आपको समझ में आता है? आदिकाल के तमाम वीरगाथात्मक साहित्य को पढ़ जाइए। इसी तरह से भक्ति काल में चले आइए। भक्ति काल तो अनुभूति की ही भाषा है, लेकिन अनुभूति की भाषा होने के बावजूद भी वहाँ अनुभूति को जिस खास तरह से डिज़ाइन किया गया है, उसमें फिर स्त्री बाहर है। आप उस अनुभूति में देखिए, मतलब चलिए हम कबीर से बात करते हैं। कबीर कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। या फिर वो कहते हैं कि प्रेम गली जब मैं था तब हरी नहीं, हरी हैं अब हरी हैं मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाई। ठीक है, यहाँ पर जो पुरुष है वह अपने को भक्ति के क्षेत्र में स्त्री भाव से ही पेश कर रहा है। यानी उतनी ही विनयशीलता, उतनी ही विनम्रता, उतनी ही हीनता, उतनी ही न्यूनता के साथ अपने मालिक के वर्चस्व को स्वीकार करते हुए वह उसको सर्वश्रेष्ठ दर्जा दे रहा है कि अब हरि हैं मैं ना है। अगर अब किसी का अस्तित्व है तो वो हरि है, ईश्वर है, मैं नहीं हूँ। मैं जो भक्त हूँ मैं अब नहीं हूँ। तो यह जो भक्ति के क्षेत्र से मैं का निर्वासन है, दरअसल समाज में सामाजिक क्षेत्र से स्त्री के निर्वासन का ही एक तरह से आइडियोलॉजिकल प्रतिफलन है। मैं कैसे है इसे मैं आपके सामने थोड़ा सा साझा करती हूँ। देखिए, स्त्रियों को तो यही सिखाया जाता है ना कि वो जो मैं है, उनका अपनापा है या निजत्व है, उसको आप सामने लेकर ना आएँ, क्योंकि आप परिवार के लिए हैं, आप घर के लिए हैं, आप अन्य सदस्यों के लिए हैं, आप अन्नपूर्णा हैं, आपके ऊपर परिवार का तमाम दारोमदार है। तो आप अपने को, अपने निजत्व को, अपने अहम को, अपने स्व को सबसे पहले छोड़ दीजिए, तभी आप सामूहिकता में जी सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन ऐसे स्व के निर्वासन की मांग केवल स्त्रियों से की जाती है। बेहतर होता कि इस स्व के निर्वासन का संबंध समाज के अन्य तबकों के साथ भी रहता। एक अच्छी स्थिति है, एक ऊंचा मूल्य है जिसकी हम मांग कर रहे हैं कि निजत्व को तिरोहित करके सामूहिकता को अपनाया जाए, सबके बारे में सोचा जाए। लेकिन इसका पूरा का पूरा दारोमदार चालाकी से स्त्री के ऊपर ही क्यों डाल दिया गया और फिर उसको निर्वासित कर दिया गया, ये कह के कि इसकी जो भावनाएं हैं वो अनुभूति परक हैं, विचार परक तो है ही नहीं, इसे अलग करो। क्योंकि चिंतन की भाषा, डिस्कशन और डिबेट की भाषा
विचार की भाषा होती है, अनुभूति की नहीं। तो कबीर जब कहते हैं कि अब हरि है मैं नाही, वहाँ वो स्त्री और स्त्री जीवन के आदर्शों को अपनाते हैं, वो हरि की श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं। ये हरि कौन है? दर्शन के क्षेत्र में जो परमात्मा है या सर्वोच्च सत्ता है, भक्ति के क्षेत्र में वो हरि है। और हरि कौन है? पुरुष है, स्त्री नहीं है। और हरि ही हरि हैं, मैं ना ही, मैं स्त्री है। हाँ तो कूता राम का मुतिया मेरा नाम, या मेरी तो कबीर की जो आदर्श थी स्त्री, वो सती थी। वो सिंधोरा हाथ में लेकर अपने को स्वाहा कर लेती थी पति के पीछे। तो ऐसी स्त्री कबीर की आदर्श थी। लेकिन ये जो अनुभूति परक कविता, जिसे हम भक्ति काल की कविता के रूप में जानते हैं, या आधुनिक काल में आप छायावाद पे चले जाइए, वहाँ भी अनुभूति प्रधान है। और अनुभूति के प्रधान होने के कारण ही वो कविता इतनी आत्मीय लगती है। बावजूद इसके क्या आप दावा कर सकते हैं कि छायावाद में स्त्री और स्त्री की भावनाएं अभिव्यंजित है? प्रसाद की कविता में, पद की कविता में, निराला की कविता में, या अन्य किसी छायावादी कवि की कविता में? शायद नहीं। बहुत मुश्किल है कहना। कारण आपको एक नहीं हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं जिससे आप समझ सकें कि एक ही शब्द है, लेकिन पुरुष उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है और स्त्री कैसे इस्तेमाल कर रही है। दोनों में बड़ा फ़र्क है। अब आप देखिए, मैं भक्ति काल के संदर्भ में फिर से लौटती हूँ। मीरा की भक्ति आप सामने रखिए। मीरा की कविता भी अनुभूति की कविता है। भक्ति काल में, मैंने कहा भक्ति काल में अनुभूति प्रधान है, इसलिए वह जो रागात्मक संबंध है हम सबका भक्ति काल की कविता के साथ, वो आज भी बहुत प्रबल है, क्योंकि वो अनुभूति की कविता है, वही उसकी ताकत है। लेकिन वह अनुभूति की कविता जब कबीर के यहाँ आती है तो वहाँ हरि है मैं ना ही। मीरा भी उस मुख्य या कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट विचारधारा से अछूती तो नहीं थी, लेकिन जहाँ ज़रूरी हुआ, जहाँ संभव हुआ, उन्होंने उसकी काट प्रस्तुत की है। तो उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जल जल भई राख की ढेरी, अपने अंग लगा जा, जोगी मत जा। तो ये जो समाहित होने की भावना है, एकमेक होने की भावना है, मिलन की भावना है, चाहे विरह के चरम परिणति के बाद ही वो मिलन संभव क्यों ना हो, उस भावना में कहीं ना कहीं तिरोहित या समर्पण की इच्छा भी अभिव्यक्त है। लेकिन बावजूद इसके अगर सती के प्रसंग को देखें तो कबीर और मीरा दो ध्रुव पर खड़े नजर आते हैं। कबीर के लिए सती एक आइडियोलॉजी है, सती एक आदर्श है, लेकिन मीरा के लिए सती एक सच्चाई है। मीरा राजघराने से थी और उनके कहा जाता है कि उनके पति का देहांत हो गया था या पति के द्वारा त्याग दी गई थी, जो भी है। मीरा की कविता में ये प्रसंग आता है कि वो सती होना नहीं चाहती। डंके की चोट पे कहती हैं कि सती न कहास्यां, मैं सती नहीं कहलाना चाहती। और उनके लिए सती कोई आदर्श नहीं था जिसको कहें कि सिंधोरा हाथ में लेके अग्नि को समर्पित हो जाती है, ऐसी महिला सती है। उनके लिए सती एक सच्चाई थी। सती को स्वीकार करने का अर्थ था अपने को मृत्यु के मुंह में ढेलना। तो ये जो अनुभूति है, अनुभूति की कृत्रिमता क्या होती है और अनुभूति की सच्चाई क्या होती है, आप जब आदर्श दूसरे जीवन से लेते हैं तो उस आदर्श के साथ आपके अनुभव का क्या संबंध है, आप इसको भक्तिकाल में कबीर और मीरा की कविता की तुलनात्मक प्रस्तुति के जरिए समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मीरा पहली स्त्री है भक्तिकाल के क्षेत्र में जो राजघराने से है, संपन्न घराने से है। आपने गौतम की कहानी पढ़ी, आपने और राजा महाराजाओं की कहानी पढ़ी, कर्ण की कहानी पढ़ी, सब में दान की महत्ता है, त्याग की महत्ता है, सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाने की महत्ता है। लेकिन मीरा को तो राजघराने से किसी ने निकाला नहीं था, वो तो खुद निकल आई थी, क्योंकि उनको संतों के साथ बैठकर ईश्वर चर्चा करना पसंद था। ये संतों के साथ बैठना, मंदिर में बैठना, ईश्वर चर्चा करना, कहने को ये तीन केवल क्रियाएं हैं। लेकिन संतों के साथ बैठना, मंदिर में नाचना या बैठना, बातचीत करना, ये दरअसल सार्वजनिक स्पेस जो स्त्री क्लेम कर रही है,
स्त्री जिसका दावा कर रही है उसमें स्त्री की सक्रिय भागीदारी, केवल दावा नहीं, भागीदारी, हाँ मैं ऐसा करूँगी और अगर ऐसा करती हुई मैं तुम्हें स्वीकार हूँ तब तो तुम राजघराने में मुझे रहने दो, अन्यथा मैं इसका त्याग करती हूँ। और वो बाहर आती है। और ईश्वर चर्चा करना भक्ति काल का सबसे प्रबल डिस्कोर्स है। ईश्वर चर्चा वो सार्वजनिक विमर्श का अहम एरिया है और उस ईश्वर चर्चा में अगर स्त्री शामिल हो रही है तो एक तरह से वह विमर्श और चिंतन की भाषा में उसके निर्माण की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी कर रही है। ऐसे में सती का प्रमाण कबीर के यहाँ विश्वसनीय होगा या मीरा के यहाँ, ये देखने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है। हमने दिक्कत क्या है कि हम भाषा को और अपने साहित्य को और अपने इतिहास को और इस तरह के तमाम सार्वजनिक बहसों को इस तरह से देखना बंद कर दिया है, सवाल उठाना बंद कर दिया है, तो ये दिक्कतें आती हैं। एक और चीज़ मैं आपसे मुझे आधा घंटा मेरे पास अभी और समय है तो कुछ बातें और कहूँगी मैं आपसे। एक और चीज़ कि अगर आप ये देखें कि वे कौन सी विधाएं हैं जिसमें स्त्रियां नहीं मिलती। बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं, डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं, जेनर जिसे हम कहते हैं, जिसमें स्त्रियां नहीं मिलती या उनकी उपस्थिति नाम मात्र की है। मसलन व्यंग विधा बहुत इधर की विधा है, आधुनिक विधा है और उसमें स्त्रियों की उपस्थिति लगभग नगण्य है। जो महत्वपूर्ण व्यंग्यकार के तौर पर कुछ स्त्रियां इधर दिखाई दे रही हैं, लेकिन पहले आरंभ के समय में या जिनके नाम से किसी कालखंड को या किसी विधा को पहचाना जाता है, ऐसी व्यंग्य लेखिका के तौर पर स्त्री का नाम आज भी नहीं लिया जाता। सूर्यबाला जी लिख रही हैं, अनीता यादव लिखती हैं, अर्चना चतुर्वेदी हैं और भी कितनी महिलाएं हैं जो व्यंग्य लिखती हैं, लेकिन व्यंग्यकार, वो खुद कहती हैं वो अपने आप को व्यंग्यकार, लेकिन व्यंग्यकार के रूप में अभी उनका नाम पुरुष इतिहासकारों ने नहीं लिया। तो ऐसा क्यों है? नाटक के क्षेत्र में क्या स्त्रियां नाटक नहीं करती थीं? क्या स्त्रियां नाटक के दर्शक नहीं हुआ करती थीं? सब कुछ था। रानियों के यहाँ तो नाट्यशाला हुआ करती थी। जो राजघराने में रानियां हुआ करती थी उनके यहाँ नाट्यशालाएं हुआ करती थी और वहाँ पे रानियां नाटक लिखती भी थीं और मंचित भी होता था। बावजूद इसके नाटक विधा के साथ स्त्रियों को और उनकी उपस्थिति को सही तरीके से नहीं देखा गया, कारण वो दृश्य विधा थी। अब आपको लगेगा कि दृश्य विधा है तो स्त्री की उपस्थिति से क्या असंगति है? खूब असंगति है। सामाजिक जो रीति नियम थे, सामाजिक जो रूढ़ियाँ थी, उनको बहुत परेशानी थी, क्योंकि दृश्य विधा में केवल लिखित भाषा के तौर पर जिस तरह से आप शब्द चित्र के जरिए उस कथ्य में दाखिल होते हैं, वह नहीं होता, वो सामने सामने होता है। कोई अभिनय के जरिए आपके सामने, संवाद और अभिनय के जरिए आपके सामने दृश्य को जीवंत कर रहा होता है, कथ्य को जीवंत कर रहा होता है। वैसे में सम्मुख आकर अभिनय के द्वारा स्त्रियों का नाटक और नाटक विधा में भागीदारी करना या निर्देशक बनना या नाट्यकार बनना संभव नहीं था। संभव हो भी तो जो प्रचलित सामाजिक मान्यता थी, रूढ़ियाँ थी, जो स्त्रियों के लिए घोषित आचार और नियम के स्वरूप थे, वहाँ बाधा थी। और उन स्त्रियों को जो नाटक में भाग लेती थी या नाटक लिखती थी या किसी भी तरह से नाटक विधा से जुड़ी हुई थी, उनको अच्छे रूप में नहीं देखा जाता था, क्योंकि वो दृश्य विधा थी। आप तो स्त्रियों की कल्पना ऐसे करते हैं कि वो पर्दे की चीज़ है। यवनिका या पर्दे के बिना स्त्री की 19वीं शताब्दी के बाद भी 20वीं शताब्दी में भी बहुत लंबे समय तक ये संघर्ष रहा है पर्दे के खिलाफ, तब जाकर स्त्री की पर्दे से मुक्ति हुई है। और आज भी अगर आप कुछ ग्रामीण इलाकों में चले जाएं, आधुनिक भारत में सन 2020-21 के समय में भी, तो आपको पर्दा की हुई स्त्रियां मिलेंगी। हमारे फेसबुक पर ही बहुत सारी महिलाएं बहुत शौक से घूंघट लगाकर कि वो गांव गई हैं और किस तरह से सास ननद के सामने घूंघट में अपने को दिखा रही हैं, वो फ़ोटो लगाती हैं और उनको जरा भी एहसास नहीं कि वो क्या कर रही हैं, किस चीज़ को पुष्ट कर रही हैं। जब हम उन रीति
नीति और आचार नियमों को टो करते हैं, उनका अनुपालन करते हैं, तो प्रकारांतर से हम उन्हें केवल स्वीकार नहीं कर रहे होते, उसे हम पुष्ट भी कर रहे होते हैं, वैध भी बना रहे होते हैं। तो स्त्रियों ने अपने आचरण से उन नियमों को स्वीकार करके उसे वैध भी बनाया। तो नाटक में भी आपको स्त्रियों की उपस्थिति नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। तो व्यंग के साथ जो स्थिति है, व्यंग और नाटक के साथ, ये हम कह सकते हैं कि ये बातचीत की, सामाजिक विमर्श की उन्मुक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति है। इसमें खुलापन है, और खुलापन होने के कारण स्त्रियों के लिए ये निषिद्ध जेनर हैं। कारण व्यंग को अगर आप देखें तो व्यंग का पूरा इसेंस कहाँ से बनता है? भाषा से बनता है, और भाषा में भी केवल शिष्ट भाषा से नहीं बनता। उसके जो प्रतीकात्मक, संकेतात्मक अर्थ होते हैं, उसमें तमाम तरह के अर्थध्वनियाँ, व्यंजनाएं, रूपक, प्रतीक, वो जेंडर प्रतीक भी हो सकते हैं, वो सेक्सुअल रूपक भी हो सकते हैं, और वो प्रतीक किसी भी लेंथ तक जा सकते हैं। मतलब कोई एक साधारण सी लगने वाली भाषा, साधारण सा लगने वाला शब्द कब लैंगिक प्रतीक में बदल जाए, लैंगिक या स्लैंग लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, अश्लील भाषा जिसे कहते हैं, उसमें बदल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो व्यंग अन्य विधाओं की तुलना में, जो साहित्य की अन्य विधाएं हैं उनकी तुलना में व्यंग ज़्यादा उन्मुक्त साहित्यिक विधा है। और इसलिए आप जरा देखिए भाषा का कॉन्सेप्ट उस जो है साहित्य के अंतर्गत, उसमें हमने क्या विभाजन कर रखा है? कुलीना और अकुलीना, कुलीन और अकुलीन। कुलीन स्त्रियों की भाषा अलग होती है, अकुलीन स्त्रियों की भाषा अलग होती है। यानी कुलीना स्त्रियां जो अभिजात्य वर्ग की या फिर परवर्ती दौर में मध्य वर्ग की स्त्रियां हैं, उनकी भाषा अलग होती है। और जो अकुलीन हैं या निम्न वर्ग की हैं, छोटे मोटे कामकाज करने वाली स्त्रियां हैं, उनकी भाषा अलग होती है। जो बाद में किसान और मजदूर वर्ग में तब्दील होते हैं, कमेरा वर्ग में तब्दील होती हैं स्त्रियां, उनकी भाषा अलग होती है, और आज भी है। तो कुलीना और अकुलीना ये केवल भाषा के विभाजन नहीं है, ये सामाजिक स्तर का भी विभाजन है, जो स्त्रियों के भीतर भी मौजूद है। यानी आपने स्त्री भाषा के भी अंतर्गत विभाजन और उपविभाजन बना दी। जो कुलीन स्त्रियों की भाषा है वो शिष्ट है, वो नरम है, मुलायम है, कोमल है, मसृण है, और वो हृदय को छू लेने वाली है, मीठी भाषा है, मधुर वाणी है, शहद की तरह मीठी है, और तमाम कल्पनाएं की गई हैं किस तरह से मीठी है। लेकिन जो आकुलीन है स्त्रियां, वो कर्कश है, झगड़ालू है, तर्कशील है, और किसी भी तरह की कोमलता से रहित है, कठोर है, और खुरदरी भाषा है, हृदय के समीप नहीं है। और तो और कुलीन भाषा में भी, कुलीन और अकुलीन स्त्री की छवि में भी, यानी कोमल, मधुर और तर्कपरायण स्त्री की छवि में भी जो भेद होता है, सोशल स्ट्रक्चर का जो तामझाम खड़ा किया जाता है, उसका एक उदाहरण मैं देती हूँ। प्रसाद की श्रद्धा और प्रसाद की इड़ा। प्रसाद की श्रद्धा कैसी है? मैंने अभी बताया, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। और प्रसाद की इड़ा कैसी है? बिखरी अलकें जो तर्क जाल, बाल ऐसे बिखरे हुए जो तर्क जाल है, उसमें कोई भी उलझ कर फंस सकता। तर्क कौन पसंद करता है? जाहिर है शांति और सुलह सबको पसंद है, लेकिन तर्क के जरिए शांति और सुलह, स्थायी शांति हो सकती है, ये समझ नहीं है, इसका अभाव है। अगर समर्पण के जरिए, निरीह सहमति के जरिए कोई सुलह हो जाती है तो वह विजय नहीं कहला सकती। भाषा के संदर्भ में भी ये बात है। अगर आप जबरन स्त्री और उसके अनुभवों को भाषा में दर्ज न करें, या दर्ज होने के बावजूद उसका बहिष्कार करें, उसको प्रचलन में न आने दें, या उस अर्थ के प्रति आपकी सहानुभूति या सहमति न बने, ये कैफियत न बने कि उस अर्थ को सामाजिक मान्यता मिल सके, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए भाषा को सुस्थिर बना लें, कलह से मुक्त बना लें, विवाद से मुक्त बना लें, लेकिन वह स्थायी स्वरूप भाषा का नहीं हो सकता।
जिस दिन विमर्श और चिंतन की प्रक्रिया में स्त्रियां दाखिल होंगी, जब भी दाखिल होंगी, वे सवाल उठाएंगी। मसलन एक उदाहरण दूं मातृत्व का। माता बनने के महत्ता पर और इसकी सामाजिक अहमियत पर और इसके जरिए स्त्री को मिलने वाले सम्मान, उसके पद प्रतिष्ठा, अभिजात्यता और पति से मिलने वाले प्रेम में वृद्धि इत्यादि की न जाने कितनी कहानियां हैं। मतलब इस एक भाव को, मातृत्व या माँ होना, स्त्री के अस्तित्व के साथ जुड़े हुए इस एक जैविक प्रक्रिया को इतना गौरवान्वित किया गया है पुरुष संदर्भ से कि स्त्री अगर माँ बनती है तो वह पति की नज़रों में ऊंची उठ जाती है, वो बांझ नहीं रहती। सबसे पहले चीज़ तो बांझ का जो स्टिग्मा है वही खत्म हो जाता है, क्योंकि स्त्री बांझ नहीं है, दैट मीन्स उर्वर नहीं है। बांझ होना यानी अनुर्वर होना। और अनुर्वर आप देखिए, ये उर्वर, अनुर्वर, ये बांझ या कोख वाली, ये तमाम जो भाषा के शब्द हैं ना, और इससे जो अर्थ ध्वनियाँ निकलती हैं वो केवल अनुपजाऊ या बीज रहित इत्यादि नहीं है। इसके साथ स्त्री की सामाजिक पोजिशनिंग जुड़ी हुई है, उसकी पद प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, सामाजिक सोपानिक क्रम, हायरार्की में बेटे वाली स्त्री की, बिना बेटे वाली स्त्री की, लड़की वाली स्त्री की, बेटी वाली स्त्री की क्या पोजीशन होगी समाज में। और वो पोजीशन कहाँ से तय होती है? पति के बिजाविज तय होती है। यानी पति अगर उस स्त्री को चाहता है तो वह स्त्री बेटे वाली स्त्री ही होगी, क्योंकि वह वंश चलाती है। वो इस तरह की तमाम कहानियाँ हमारे प्रगतिशील लेखकों और रचनाकारों तक के यहाँ मौजूद मिलेंगी। लेकिन स्त्री के संदर्भ से मातृत्व की किसी एक कहानी का आप जिक्र कीजिए। आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता याद है ना, जिसमें वो अपनी छोटी सी बिटिया के बारे में जिक्र करती हैं कि वो मिट्टी खाकर आई है और उसको देखकर सुभद्रा कुमारी को यूँ लगता है कि मेरा बचपन, यानी कवित्री का बचपन, लड़की की शक्ल में लौट आया। वो एक माँ और बेटी के बीच के संबंध की कहानी है। लेकिन जरा इस कहानी से इतर मातृत्व की पूरी जो संकल्पना है, और एक उसकी संकल्पना वैचारिक है, एक सामाजिक है। वैचारिक संकल्पना सामाजिक संकल्पना को पुष्ट करती है, और दूसरी जो संकल्पना है वो स्त्री के शरीर के साथ जुड़ी हुई है। परसेप्शन में अंतर मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि स्त्री के शरीर के साथ जुड़ी हुई जो मातृत्व की संकल्पना है, यानी एक छोटी स्त्री, किशोरी लड़की जो 14 साल 15 साल में रजस्वला होती है, और उसके बाद कभी भी सामाजिक जो नियम है वो माँ बन सकती है रजस्वला होने के बाद। हालांकि वैधानिक स्थिति अलग है, अब विवाह की उम्र तय कर दी गई है, लेकिन एक समय में रजस्वला होने के बाद स्त्री संतानोत्पत्ति में समर्थ मानी जाती थी। तो ऐसी स्थिति में जो किशोर लड़की जो कल तक खेलती थी, उस लड़की के रक्तस्राव होने मात्र से वह माँ बन सकती है, इस आशंका को कभी उस लड़की के नज़रिए से देखिए। माँ बनने में जो कष्ट है, माँ बनने के लिए जो शारीरिक परेशानियाँ और परिवर्तन से स्त्री को गुजरना पड़ता है, और माँ बनने के बाद भी ये प्रक्रिया ख़त्म नहीं होती। उसके बाद भी स्त्रियों के लिए जिस तरह से पुनः अपने शरीर को प्राप्त करना एक मुश्किल काम होता है, और फिर शरीर को ही प्राप्त करना नहीं, उसकी जो सामाजिक जिम्मेदारी और सेवाओं पे जिस तरह की वृद्धि होती है बालक या बालिका के कारण, वह परिश्रम और वह जो समय जो स्त्री के अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी समय है, वह उस बच्ची या बालक के विकास के लिए वो खर्च करती है, उस समय की कहीं रजिस्टरिंग नहीं है। इन मातृत्व के गौरवशाली कथाओं में, कविताओं में स्त्री के उस पेन, उस पीड़ा, उस दुख, उस तकलीफ़ की कहीं कोई उपस्थिति नहीं है कि स्त्री के मन में कभी माँ बनने को लेकर कोई आशंका भी आई होगी, उसे अपने सेहत का ख्याल भी आया होगा, उसे अपने मृत्यु का भय भी किसी रूप में परेशान किया होगा। ये बात कहीं नहीं आती। यहाँ तक कि एक स्त्री दूसरी स्त्री तक को ये चीज़ कन्वे नहीं करती कि मातृत्व के जोखिम क्या है।
प्रेमचंद और अन्य लोग ये सवाल तो उठाते हैं कि विवाह के लिए जिस पूर्व तैयारी की ज़रूरत होती है, हमारा समाज लड़का या लड़की किसी को भी इसके लिए तैयार नहीं करता। लेकिन लड़का बिना तैयार हुए विवाह की पूर्व तैयारी के किसी भी रूप को जाने, विवाह दायित्व में अगर बंधता है तो उसके व्यक्तित्व पर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लड़की अगर इस विवाह के दायित्व में बंधती है तो उसके पूरे व्यक्तित्व, उसका पूरा सार्वजनिक स्पेस, उसकी भूमिका, उसका संदर्भ, उसके व्यक्तित्व का विकास के तमाम रास्ते प्रभावित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पिता बनना और माँ बनना एक अनुभूति नहीं है। मातृत्व के इस अनुभूति को आप जरा चिकित्सा के फ्रेमवर्क में देखिए। कितनी स्त्रियां मातृत्व के क्रम में, माँ बनने के क्रम में, गर्भवती होने के क्रम में अच्छे इलाज, पुष्टिकर भोजन और उचित देखभाल के अभाव में मर जाती हैं। और ऐसे में मतलब जो गर्भवती स्त्रियों का जो मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है, वो आंकड़े उठा कर देख लीजिए। किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, उन आंकड़ों से दहशत होगी। लेकिन इस दहशत की कोई भाषा है? इस दहशत की कोई भाषा नहीं है। इस दहशत की कोई भाषा नहीं है, इस अनुभव की कोई भाषा नहीं है। बल्कि भाषा तो ये है कि माँ बनकर मैं जी उठी। मैंने अपनी माँ से पूछा कि जब मैं पैदा हुई थी तो सच बताओ तुम्हें कैसा लगा था। जानते हैं प्रतिक्रिया क्या आई? मेरी माँ तमाम हजारों माँओं की तरह है, पढ़ी लिखी है और आधुनिक साहित्य से लेकर तमाम चीज़ें खूब पढ़ती हैं, आज भी पढ़ती हैं। और शायद जितना मैं कथा कहानी और अखबार नहीं पढ़ती, मुझसे ज़्यादा पढ़ती। तो उनके विचारों और उसमें मुझे कोई संदेह नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे जो जवाब दिया, अच्छा, उनकी सहनशीलता भी गजब है। आज तक मैं नहीं जान पाई, 1000 बार पूछने पर भी, कि माँ को क्या चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, कौन सा रंग पसंद है। आप उसे प्रिसाइजली पूछिए, वो जवाब भी उस तरह से नहीं देती। बाजार भी जाएंगी तो हम लोगों के लिए खरीदेंगी, अपने लिए नहीं खरीदेंगी। उनकी आवश्यकता को आप महसूस कर लें तब तो ठीक है, अन्यथा वो खुद नहीं कहेंगी। पढ़ी लिखी स्त्रियों की यह हालत है। जब मैंने उनसे पूछा, यानी सहनशीलता में, क्षमा में, दया में, करुणा में, बच्चों के प्रति लगाव में, परिवार के प्रति स्नेह और समर्पण में मेरी माँ हजारों लाखों माँओं की तरह ही है। मैंने उनसे पूछा कि जब मैं पैदा हुई थी तो आपको कैसा लगा? चूँकि मुझसे पहले उनको एक लड़की और पैदा हुई थी, मैं दूसरी लड़की और मेरे पीछे 2 भाई हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैंने कहा सबसे पहली अनुभूति आपको कैसी हुई जब आपके बच्चा पैदा हुआ, मैं पैदा हुई? तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो यही लगा कि एक बोझ उतर गया, शरीर हल्का हुआ। अब इस अनुभूति को स्त्रियां महसूस तो करती हैं, दर्ज नहीं है। सवाल है भाषा में रजिस्ट्री का, भाषा में दर्ज करने का। ये सवाल है। स्त्रियां लिख रही हैं हजारों साल से। जिस समय साहित्य का सृजन किसी भी भाषा में हुआ होगा, स्त्रियों ने भी भाषा का व्यवहार सीखा। लेकिन भाषा का व्यवहार सीखने के बावजूद अपने उन्हीं अनुभवों को दर्ज किया जो पुरुष अनुभव थे, पुरुषों के द्वारा वैध या स्वीकृत अनुभव थे। उन्हीं अनुभवों को पुष्ट किया और अपने अनुभवों को, जो किसी भी अर्थ में पुरुष संदर्भ से नकारात्मक अर्थ देते थे, उनको खारिज करना सीख गई। यानी मातृत्व का सम्मान, मातृत्व की आह्लादकारी स्थिति, निश्चित तौर पर बच्चा सबको पसंद होता है, उसकी कोमल क्रीड़ाएं सबको आकर्षित करती हैं। लेकिन मातृत्व की जो पीड़ा है, उसकी जो दहशत है, वो सिर्फ स्त्री जानती है। तो स्त्रियां उस दहशत और उस पीड़ा को कभी बयान नहीं करती। उसके आह्लादकारी अनुभव तो आपको मिल जाएंगे, पुरुष स्त्री सब रचनाकारों के यहाँ। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, या मुखदधि लेप किए सूरदास। तो ये सारी चीज़ें तो आपको बहुत पुराने समय से मिलेंगी। लेकिन जो दहशतकारी अनुभव है, वो नकारात्मक अनुभव क्यों है? समाज को क्यों नहीं जानना चाहिए कि एक स्त्री जब माँ बनती है या इस तरह के अन्य सामाजिक भूमिकाओं में उतरती है, पारिवारिक भूमिकाओं में उतरती है, तो वह कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ और कितने कष्ट के साथ अपना कंट्रीब्यूशन समाज को देती है।
तो वह तो गौरव की चीज़ होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक अनुभूति की चीज़। उसे नकारात्मक या निषेधात्मक मानकर या ये मानकर कि इससे तो स्त्रियों को परिचित ही नहीं होना चाहिए, खारिज क्यों किया जाता रहा? क्या बुरा था कि वे अनुभव भी शामिल होते? यही ज़रूरत है भाषा के स्त्रीवादी विश्लेषण की। मैं समझती हूँ कि 10 मिनट का समय मैं छोड़ रही हूँ। आप लोग अगर कुछ सवाल जवाब करना चाहें तो 12 बजे तक का समय है मेरे पास, अभी 10 मिनट बाकी है। हाँ, 11। जी हाँ हाँ, 10 मिनट काफ़ी है, आप बताएं जी। जो भी सवाल हैं आप पूछें जी।